हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस का सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर। लेकिन भारत के जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और यहाँ जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो भारत जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ये कब बने थे? इनको 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल पद को ही भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। लेकिन जब ये चार्टर एक्ट आया था 1833 का, तो उस समय जो थे वो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इस तरह भारत के जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल होंगे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा आपका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फयान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? फयान जो कि एक चीनी यात्री था, तो वो किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शासनकाल में फयान जो चीनी यात्री था वो भारत की यात्रा पर आया था। और कब आया था ये? तो इसका जो काल माना जाता है आने का 399 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के बीच में ये भारत की यात्रा किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका जो एक और नाम है, जिनको क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी इनके द्वारा? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है, मतलब किस कला का उदाहरण है, ये किससे संबंधित है? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन स्थापत्य के द्वारा जो ये उदाहरण है दिलवाड़ा मंदिर, वो जैन स्थापत्य शैली का उदाहरण है। और ये दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? राज्य के जो मंत्री परिषद होता है वो किसकी सलाह पर नियुक्ति होती है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की सलाह पर ही राज्य के जो मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रधान कौन था? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के कौन थे? प्रधान थे। और ये कौन थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। जो संविधान था उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये इसके प्रधान भी थे संविधान सभा के। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष की बात कर ले तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि इसके स्थायी अध्यक्ष की बात करें संविधान सभा के तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? मतलब ग्राम पंचायत के कितने भाग होते हैं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है ग्राम सभा, दूसरा होता है ग्राम पंचायत और तीसरा होता है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत जो कि न्याय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो गंगा से भी ज़्यादा है और ब्रह्मपुत्र भी भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र का जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, जबकि गंगा का लंबाई जो है, गंगा नदी की लंबाई वो 2525 किलोमीटर ही है। लेकिन जो 2880 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, ये इसका जो
बहुत बड़ा भाग जो है वो तिब्बत और चीन में बहता है। तो जो भारत में बहता है ब्रह्मपुत्र का जो लंबाई है वो 916 किलोमीटर ही सिर्फ भारत में बहता है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र सही आंसर नहीं होकर के क्या होगा, आपका गंगा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन है, गंगा है। और देखिए, आप यदि इस वीडियोस के PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसका टेलीग्राम से इसके जो फाइल है PDF फाइल, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक काल की शुरुआत कब की गई थी। शक काल की शुरुआत जो था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर है, 78 ईस्वी में किया गया था। शक काल की जो शुरुआत हुई थी कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ही बताया कि जो ग्राम पंचायत होते हैं उसके 3 पक्ष होते हैं, 3 भाग होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत ही ग्राम का न्यायालय होता है। न्याय पंचायत जो होता है क्या होता है, ग्राम का न्यायालय, गांवों का न्यायालय होता है। न्याय पंचायत हो जाएगा यहाँ बिल्कुल सही आंसर। तो ग्राम न्यायालय जो होता है वो न्याय पंचायत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा निर्मित अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है। मतलब कोई नदी है और उसकी जो सहायक नदियां मिल करके जो अपना अपवाह क्षेत्र जिसमें वो नदियां बहती है, वो क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नदी घाटी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नदी घाटी कहलाता है। नदी और उसके सहायकों द्वारा जो निर्मित अपवाह क्षेत्र होता है उसे हम लोग नदी घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। राजा हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, उज्जैन थी। इससे पहले जो था, राजा हर्षवर्धन जब राजा बने थे तो उस समय उन्होंने अपने कुछ ही दिन बाद उनकी जो राजधानी थानेसर थी, थानेसर से उन्होंने अपना राजधानी को कहाँ बना लिया, उज्जैन में स्थानांतरित कर दिया था। तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा अपनी राजधानी उज्जैन में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर, मनुष्यों के अंदर ब्रिक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। ब्रिक जिसे आप इंग्लिश में किडनी कहते हैं, तो किडनी का मुख्य रूप से शरीर के अंदर क्या काम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र विसर्जन के लिए किडनी उत्तरदायी होता है। किसके लिए, मूत्र विसर्जन के लिए, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर होता है, ब्लड जो होता है वो फिल्टर यही होता है, किडनी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन है। यहाँ पर 4 आपको हार्मोन्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से पूछा गया है कि पादप हार्मोन कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है और ये पौधों में उसके वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए जो होता है महत्वपूर्ण होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन को भी प्रोत्साहित करता है पौधों में और वृद्धि और विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत अजैव निम्नीकरण वस्तु आते हैं। मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है किसके अंदर में आएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब, अजैव निम्नीकरण का मतलब जिसका बहुत जल्दी, मतलब जो पुनः चक्रण में उपयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब बार बार उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसे सिंपल भाषा में बोले तो जो प्रदूषण को बढ़ावा देता है उसको कह सकते हैं आप। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, लकड़ी और प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है वो अजैव होता है क्योंकि ये जैविक रूप से नहीं होता है, इसको आप जल्दी, प्लास्टिक जो होता है जल्दी सड़ता गलता नहीं है और ये पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। जबकि घास और लकड़ी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैविक वस्तुएं हो जाएंगी, जबकि प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण का एक उदाहरण है। तो यहाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम क्या है। तो ड्यूटेरियम जो है वो क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु का आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक। तो ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन परमाणु का आइसोटोप्स होता है, समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन परमाणु के वैसे 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम की जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्राइटियम का 3 हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर समस्थानिक है, जिसका जो परमाणु जो संख्या होती है वो बराबर होती है किसमें, आइसोटोप्स में। तो आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम जो है क्या है, एक आइसोटोप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से,
चंद्रमा के ऊपर दो व्यक्तियों के बीच पृथ्वी की तरह सामान्य वार्तालाप संभव नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि चंद्रमा में क्या होता है, वातावरण नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं होता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चंस कह रहा है कि जो चंद्रमा पर है कोई भी दो व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं कर सकता है जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वातावरण नहीं है और ध्वनि को संचरण करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमेशा ही माध्यम की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पर कोई भी माध्यम नहीं है, इसलिए बात करना वहां पर संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्ज दूर करने के लिए किस प्रकार की औषधियाँ प्रयुक्त होती है? कब्ज, जिसको आप एसिडिटी बोलते हैं, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए किस प्रकार की जो दवाएं होती है वो उपयुक्त होती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंटीसिड। एंटीसिड जो होता है वो एसिडिटी के लिए उपयोग किया जाता है। एसिडिटी में क्या होता है, तो उसमें जो कब्ज जैसी बीमारी जो होती है वो एंटीसिड नामक दवाइयों से हम लोग दूर कर सकते हैं। एंटीबायोटिक की बात कर ले तो एंटीबायोटिक्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर ले यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए, अदर ऑप्शंस में एनाल्जेसिक है। तो एनाल्जेसिक जो है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो दर्द निवारण के लिए किया जाता है एनाल्जेसिक का उपयोग। और एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक आप सभी जानते हैं कि कहीं पर जब कट जाता है या फट जाता है तो उस पर हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रौढ़ मनुष्य के अंदर आरबीसी उत्पन्न करने का स्थान कौन सा है? मतलब जो वयस्क मनुष्य होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड जो कॉर्पस होता है, तो इसका जो उत्पन्न होता है ये कहाँ पर बनता है? आरबीसी कहाँ बनता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। जो प्रौढ़ मनुष्य होते हैं उसमें आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। और जब गर्भस्थ शिशु होता है, मतलब भ्रूण जो होता है, उसमें कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण? तो स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। और प्रौढ़ में भी होता है, प्लीहा में होता है, और यकृत में होता है। आरबीसी जो मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, मतलब ये ब्लड में पाया जाता है, एक ब्लड का घटक है, कह सकते हैं उसका एक अंग है। तो देखिए आरबीसी जो होता है कहाँ पर बनता है? तो जो प्रौढ़ मनुष्य होते हैं उसमें अस्थि मज्जा में बनता है, और जो बच्चे होते हैं उसमें कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है आपका स्प्लीन में, और 3 से 4 महीने बाद ही ये स्प्लीन में ही खत्म हो जाता है, ये प्लीहा में ही समाप्ति भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग आरबीसी का कब्रगाह के नाम से भी प्लीहा को जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कांच का जब कोई प्रिज्म होता है वो श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम उत्पन्न करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो श्वेत प्रकाश जो होता है जब प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है? स्पेक्ट्रम बनाता है, मतलब वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन तथा प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि देखिए अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु किसी भी माध्यम से होकर या किसी भी चीज से टकरा कर गुजरती है तो वो अपने सीधे माध्यम में न जाकर उससे विचलित हो जाती है, तो ये होता है आपका अपवर्तन। जबकि कांच से जब हम लोग किसी भी श्वेत प्रकाश को जब डालते हैं प्रिज्म पर, तो वो क्या होता है? अपने डायरेक्शन में न जा करके अपने जो उसका जो डायरेक्शन होता है, रास्ता जो होता है, उससे क्या होता है? ऐसे न जा करके वो क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो यही है आपका अपवर्तन। और प्रकीर्णन ये बताता है कि किस रंग का फैलाव सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो प्रिज्म से 7 रंगों में विभाजित होता है वो किसके कारण होता है? तो अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण होता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? विंबलडन चैंपियनशिप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस से संबंधित होता है। विंबलडन जो चैंपियनशिप होता है ये लॉन टेनिस से संबंधित चैंपियनशिप होता है, और यह जो है सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट होता है। कौन सा? विंबलडन चैंपियनशिप जो टूर्नामेंट है ये टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट होता है। और यह टूर्नामेंट जो होता है, जो विंबलडन होता है, वो किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये घास के मैदान पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। टेनिस में मुख्य रूप से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, मतलब 4 टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिसमें कि एक विंबलडन ओपन हो गया,
और अदर 3 की बात कर ले तो एक होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन और एक होता है यूएस ओपन। तो आपको याद रखना है कि विंबलडन चैंपियनशिप जो होता है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर झेलम, चिनाब और रावी। ये तीनों जो नदियां हैं, यहाँ सही आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो झेलम, चिनाब और रावी ये तीनों नदियां जो हैं वो सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। कौन कौन? झेलम, चिनाब और रावी। सिंधु नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। एशिया में बहने वाली जो नदियां हैं उनमें से बड़ी नदियों में यदि नाम लिया जाए तो सिंधु नदी भी एक उसी में से नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत पठार से निकलती है, और इसका जो मुहाना है उसको क्या कहते हैं, तो अरेबियन समुद्र के नाम से जाना जाता है। इसके मुहाना को, सिंधु नदी के मुहाना को किससे, अरेबियन समुद्र के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भाप इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है? भाप इंजन जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा उष्ण प्रवैगिकी का पहला नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ये काम करता है भाप इंजन। अब इसमें क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार जो होता है, ये नियम जो है बताता है नहीं किया जा सकता है। पहले नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कहता है कि उष्मा जो ऊर्जा है उसका नहीं विनाश किया जा सकता है, नहीं उसे निर्माण किया जा सकता है, बस उसका जो होता है रूप को बदला जा सकता है। अब यहाँ देखिए बर्नौली सिद्धांत है, तो बर्नौली सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है बर्नौली सिद्धांत से हमें द्रवों की गति से संबंधित, ये जो है द्रवों की गति से संबंधित है, द्रव में गति के बारे में ये बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार द्रव की गति में वृद्धि में दबाव या कमी या द्रव की ऊर्जा में कमी के साथ साथ मतलब ये होती है। तो बर्नौली सिद्धांत क्या कहता है आपका, द्रव की गति में वृद्धि, दबाव में कमी या द्रव की ऊर्जा में कमी के साथ साथ होती है। तो ये है आपका बर्नौली सिद्धांत। भाप इंजन जो है वो किस पर काम करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती है? तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कहाँ से निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से होकर निकलती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से होकर के निकलती है, जबकि वो किधर जाती है, तो दक्षिणी ध्रुव में एंटर कर जाती है। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है ये और दक्षिणी ध्रुव में समा जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में समा जाती है। चुंबक के अंदर की जो क्षेत्र रेखाएं होती है, क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है, देखिए ये चुंबक के बाहर का क्षेत्र रेखा है, जबकि चुंबक के क्षेत्र के अंदर की जो रेखाएं होती है वो दक्षिणी ध्रुव से होकर के उत्तरी ध्रुव में जाती है। ठीक है, तो अंदर में जस्ट उल्टा हो जाता है बाहर का। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को विभाजित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, तो इसका रीज़न ये है कि वो एक दूसरे का समांतर रूप में गमन करती है, मतलब साथ साथ समांतर पैरेलली चलती है। तो इसलिए कभी भी चाहे कितना भी बढ़ाया जाए तो वो एक दूसरे को काट नहीं सकती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की? निम्न में से किसने रक्त समूह की खोज की? तो रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड स्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था। कब? 1900 ईस्वी में लॉर्ड स्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था, जिसके लिए उन्हें लैंड स्टीनर को 1930 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। चार्ल्स डार्विन की बात कर ले तो चार्ल्स डार्विन जिन्होंने विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। जेम्स वाटसन की बात कर ले तो जेम्स वाटसन के द्वारा डीएनए की संरचना की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पास्कल। पास्कल को हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के भी नाम से जानते हैं, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो पास्कल के नाम से जानते हैं, जो कि दाब का एसआई मात्रक होता है। दाब क्या होता है, तो दाब जो होता है वो इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है वही दाब होता है। तो दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल होता है, जो कि बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ मीटर क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मीटर में होता है, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इसलिए हो जाता है क्या, इसका यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, जिसे हम लोग पास्कल के भी नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर, नर शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है?
तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो नर शुक्राणुओं में उत्पादन के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है। अब यहाँ देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एक मदा हार्मोन होता है जो कि महिलाओं में पाया जाता है, और महिलाओं में जो स्त्रियों वाली विशेषताएं होती है वो किसके कारण होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि को निर्मित करने वाला हार्मोन है जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। शरीर का जो उपापचय होता है उसको नियंत्रित करता है कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और यहाँ देखिए एड्रेनलिन हार्मोन जो है, एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में किसी भी खतरे में कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है, और ये प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहता है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोग रात में सोए हुए रहते हैं और कुछ भी चीज़ हमें काटता है तो हमारा जो हाथ होता है नींद में भी उसी जगह पे जाता है। तो ये किस हार्मोन के कारण जाता है? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर नर शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें किसके कारण जो जल होता है उसका ठंडा होता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। वेपोराइजेशन के द्वारा ही, वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण ही जो मिट्टी के घड़ा होता है उसमें जो जल होता है वो ठंडा रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जो वाष्पीकरण में जो गर्म भाग होता है पदार्थ का वो ऊपर की सतह पर आकर के उड़ जाता है, और जिससे कि जो द्रव रहता है, जो नीचे का द्रव रहता है वो ठंडा रहता है। तो इस प्रक्रिया के कारण ही जो घड़े में होते हैं जो जल होता है वो क्या होता है? ठंडा होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए ही वो किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। इसका अपोजिट भी आप ले सकते हैं कि गैस जो होता है वो बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए ठोस में हो जाता है। तो ये होता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? मतलब पोलियो किस कारण से होता है? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण पोलियो होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण पोलियो होता है। तो वायरस जो होता है पोलियो का नैमित्तिक जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर, टेलीविजन की रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होता है? तो टेलीविजन का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है वो किस प्रकार का होता है? तो अवरक्त विकिरण होता है। वहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त विकिरण के कारण टेलीविजन का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें कौन सा विकिरण यूज होता है, उपयोग होता है? तो अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। अब अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं हम लोग किस किस में करते हैं? तो ब्लूटूथ का जो उपयोग करते हैं उसमें भी हम लोग अवरक्त विकिरण का ही उपयोग करते हैं। ब्लूटूथ में, मोबाइल सेंसर में, वॉइस कंट्रोल में, इन सभी चीज़ों में हम लोग अवरक्त विकिरण का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत के अंतर्गत आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए वलित पर्वत, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये जो वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, और जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो किस सागर से हुई है? तो टेथिस नामक सागर से हुई है। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है वो टेथिस नामक सागर से हुई है। देखिए भारतीय प्रायद्वीप का जो गोंडवाना द्वीप समूह है, ये भारतीय प्रायद्वीप जो है, हिमालय पर्वत जो है वो भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना द्वीप समूह का ही एक अंग है, और इसके उत्तर की ओर खिसकने के कारण ही मध्य एशियाई पठार उत्तर की ओर खिसका, और ये मध्य एशियाई पठार से टकराने के बाद ही टेथिस सागर जो है उथले समुद्र से विशाल हिमालय का निर्माण हो गया। मतलब हिमालय के रूप में ये निर्मित हो गया। कौन? तो ये जिसको कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला हुआ और टेथिस पर्वत को उत्तर की ओर खिसकने के कारण ही ये निर्माण हो गया किसका? हिमालय का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा यहाँ पर, किस शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है, कांचीपुरम को ही हम लोग हजारों मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं। हजारों मंदिरों का शहर क्यों? तो इस कांचीपुरम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? कांजीवरम भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कांचीपुरम ही कांजीवरम भी है। और कांचीपुरम में हजारों मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पल्लव राजवंश के द्वारा उनके काल में ही करवाया गया था बहुत सारे मंदिरों का निर्माण। और ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है, जो कि चेन्नई से 72 किलोमीटर दूर है सिर्फ। कौन? ये कांचीपुरम जो शहर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बीओडी
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को किसके मानक माप के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब BOD को किस रूप में उपयोग किया जाता है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा वन प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर। BOD से हमें क्या पता चलता है कि वन प्रणाली में कितने ऑक्सीजन का स्तर है, लेवल कितना है, इससे प्रदूषण को मापा जाता है। तो आपको याद रखना है कि BOD जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो वन प्रणाली में ऑक्सीजन के स्तर के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से विश्व में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादक देश कौन सा है, मतलब खाद्यान्न उत्पादन करने वाला विश्व में सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो कौन सा देश है, तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के द्वारा विश्व में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। और बात कर ले भारत का, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर आता है। चावल और गेहूं का उत्पादन में चीन जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, मतलब किस रोग से बचने के लिए एंटीटॉक्सिन नामक इंजेक्शन लगाई जाती है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिटनेस नामक बीमारी से बचने के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके लिए, तो टिटनेस से बचने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, मतलब पालक के पत्ते में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। पालक के पत्ते में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। और सब्जियों में बात करें कि सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पालक से भी ज़्यादा मेथी के पत्ते में, मेथी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। और आयरन का उपयोग क्यों होता है, तो आयरन का उपयोग हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए किया जाता है। किसका, आयरन का उपयोग हीमोग्लोबिन का निर्माण में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत क्षय का क्या कारण है, जो दांत का क्षरण होता है या दांत का सड़ना जो होता है वो किसके कारण होता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरिया का संक्रमण के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। दांतों का क्षरण क्यों होता है, तो जीवाणु संक्रमण के कारण ये क्षरण होने लगता है, जिससे कि क्या होता है, दांत खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन कूपर। मोबाइल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो मार्टिन कूपर के द्वारा। और ग्राहम बेल के द्वारा क्या किया गया था, तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और यहाँ पर देखिए बॉल का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है। जो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक हुआ था और उससे हजारों की संख्या में लोग मरे थे। 3000 से अधिक लोग मरे थे, जो कि भोपाल में हुआ था। तो ये किस कंपनी में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये किस कंपनी में हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी जो थी, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, उसमें जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक हुआ था, जिसके कारण आज तक वहाँ पर जो लोग होते हैं, हजारों लोग जो होते हैं वो विकलांग होते हैं, जहाँ पर ये गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सबसे अधिक प्रवासी आते हैं। तो भारत का कौन सा ऐसा शहर है जहां पर कि भारत के दूसरे राज्यों से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वो शहर है आपका, सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में भारत के सभी राज्यों से सबसे अधिक लोग जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, वहाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं, और बहुत से रीज़न से वहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसमें भारत के सभी राज्यों से लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो देखिए माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। कौन सा अम्ल जो है वो कांच को भी घोल सकता है, मतलब किसमें कांच को घुलाने की भी क्षमता होती है, किस अम्ल में, तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ बिल्कुल सही। HF जो होता है वो उसमें क्या होता है, हम लोग कांच को भी घुला सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबर प्रक्रम किसकी औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। हैबर जो विधि है उसका किसकी उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, तो अमोनिया का उत्पादन के लिए हैबर विधि का उपयोग किया जाता है। और औद्योगिक उत्पादन के लिए, मतलब अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए हम लोग हैबर प्रक्रम का उपयोग करते हैं। और इस विधि में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है इन दोनों को 1:3 के रेशियो
में मिलाया जाता है, 1:3 के रेशियो में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके उस पर उत्प्रेरक को डाला जाता है और उत्प्रेरक के रूप में हैबर प्रक्रम में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो लोहे का चूर्ण यूज़ करते हैं या फिर मोलिब्डेनम नामक जो यौगिक होता है, उत्प्रेरक होता है, उसको हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि हैबर प्रक्रम अमोनिया का निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जनजाति समूह मुंडा, मुंडा जो एक जनजाति समूह है, ये कहाँ रहता है, मतलब किस राज्य में पाया जाता है मुंडा जनजाति? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य में जनजाति समूह जो मुंडा है वो पाया जाता है। कहाँ? झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति समूह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, मतलब फारेनहाइट जो तापमापी होता है उसका ऊपरी सीमा, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो रेंज है, परिसर आपसे पूछा गया है। तो कितना होता है इन दोनों के बीच का अंतराल? तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 180 होता है, क्योंकि फारेनहाइट जो तापमापी होता है उसका जो हिमांक बिंदु होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, जबकि इसका जो भाप बिंदु होता है, जो क्वथनांक होता है, वो कितना हो जाता है 212 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। और आप इन दोनों को माइनस करेंगे एक दूसरे से तो कितना आएगा आपका 180 के बराबर आ जाएगा। तो फारेनहाइट जो तापमापी होता है उसका जो रेंज परिसर होता है, जो परिसर होता है वो कितना होता है 32 से 212 के बीच में होता है, और उसका अंतराल के बीच में कितने का अंतर होता है, तो 180 डिग्री का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट या कोई भी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो विषाणु को आवश्यकता नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि विषाणु जो होते हैं वो जीवित नहीं होते हैं, इसलिए उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए विषाणु में कोई भी, वायरस में कोई भी कार्बोहाइड्रेट या कोई भी यौगिक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? आपने यदि इंद्रधनुष को देखा होगा तो उसमें सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल रंग सबसे बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहीं पर लास्ट है आज के लिए, बस इतना ही, इस वीडियोस में इतना ही। आपको यदि ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए सेट प्रैक्टिस के ऐसे ही 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, लाते ही रहते हैं। थैंक यू।